भारत के इस वीडियो सीरीज़ के चैप्टर 15 में आप सभी का स्वागत है। इस चैप्टर में हम मौर्य शासन के महत्व के बारे में जानेंगे कि मौर्य शासन का महत्व किस प्रकार से राजकीय रूप से रहा, किस प्रकार आर्थिक रूप से रहा, किस प्रकार उसने भौतिक संस्कृतियों को बढ़ावा दिया और किस प्रकार उसका तकनीकी विकास और सांस्कृतिक विकास ने भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यदि बात की जाए नियंत्रण की, तो हिंदू विधि ग्रंथ वगैरह और धर्मशास्त्र जो भी थे उसमें बार बार ये चीज़ें कही गई है स्पष्ट रूप से कि जो राजा है उसे धर्मशास्त्रों का पालन करना चाहिए, तभी उसका शासन जो है वो स्थायी रूप से संचालित हो सकेगा। और इसी प्रकार की एक अवधारणा हमको कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी देखने को मिलती है, जिसमें वो राजा को धर्म चक्र प्रवर्तक अर्थात सामाजिक व्यवस्था का संचालक कहता है। और अशोक ने अपने अभिलेखों में बताया है कि राजा का आदेश अन्य आदेशों के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कुल मिला के कि राजा जो है उसका आदेश अन्य आदेशों से ऊपर होता है और वही सामाजिक व्यवस्था का संचालक है। इसीलिए अशोक जो है खुद को देवानाम प्रियदर्शी कहा जाता था कि देवों में वह प्रिय है। कहीं कहीं अशोक का देवानाम प्रिय हमें अकबर के समकालीन प्रतीत होता है। अकबर ने जैसे अपने को खुद को खुदा की परछाई कहा था, उसी प्रकार जो ये आपका अशोक है ये खुद को देवानाम प्रियदर्शी कह रहा है। तो आपको इस प्रकार से तुलना करके ये अपने आंसर्स लिखने हैं और इसी प्रकार से आपकी तैयारी करनी है ताकि वो बेहतर रूप से हो सके। अब राजा यदि इतना शक्तिशाली, तो उसका शासन जो होगा वो धीरे धीरे निरंकुश प्रणाली में परिवर्तित होगा। तो राजा के निरंकुश अधिकार का दावा मगध के राजाओं के द्वारा अपनाई गई उनकी सैनिक विजयों के कारण ही देखने को मिला, क्योंकि जो अंग, वैशाली, काशी, कौशल, अवंती और कलिंग जैसे राज्य थे वह मगध साम्राज्य में मिला लिए गए। इसी कारण मगध साम्राज्य जो था वो अत्यधिक शक्तिशाली हो गया और इस साम्राज्य में राजा की शक्ति अत्यधिक बढ़कर निरंकुश शक्ति में बदल गई। लेकिन क्या इतने बड़े साम्राज्य को बढ़ावा देने के लिए और नियंत्रण रखने के लिए सिर्फ राजा अकेला काफ़ी था? ऐसा नहीं था। जनजीवन के हर क्षेत्र में अब नियंत्रण की ज़रूरत थी। तो उस नियंत्रण की पूर्ति कहाँ से हो सकती थी कि अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग अधिकारी बना दिए जाएँ। तो वही काम यहाँ पर मगध साम्राज्य के या मौर्य साम्राज्य के द्वारा किया गया। प्रशासन तंत्र के साथ गुप्तचर विभाग भी जरूरी हो गए, क्योंकि इतने बड़े साम्राज्य में गुप्तचर विभाग जरूरी था ताकि राजा के खिलाफ होने वाले षड्यंत्रों की जानकारी प्राप्त की जा सके। और यदि कोई अन्य देश इस क्षेत्र पर आक्रमण करना चाहता है तो ये भी किया जा सके। जैसे आज भी अलग अलग देश अपने गुप्तचर वगैरह जो होते हैं या एजेंट वगैरह जो होते हैं वो अन्य देशों में तैनात करते हैं, ताकि अन्य देश यदि इस देश से संबंधित कोई आक्रमण की नीति बना रहे हैं तो उसके विफल किया जा सके। इसी क्रम में जो मौर्य काल्य था उसके द्वारा अपने राजतंत्र के अधीन अधिकारियों का वर्ग तैयार किया गया। इसमें शीर्ष अधिकारी जो होते थे उन्हें तीर्थ कहा जाता था और ऐसे अधिकारियों को नगद के रूप में वेतन के रूप में नगद वेतन दिया जाता था। जो उच्चतम कोटि के अधिकारी थे वो मंत्री हो सकते थे, पुरोहित हो सकते थे, सेनापति हो सकते थे या युवराज हो सकते थे। जितने बड़े स्तर का अधिकारी होता था उसको उतने अधिक पर्ण मिलते थे। जो पर्ण होता था वो क्या था? जो पर्ण होता था वो एक प्रकार से चांदी का सिक्का होता था। तो मौर्य शासन का पहला महत्व क्या पता चलता है हमें कि इनके द्वारा राजकीय नियंत्रण स्थापित किया गया, जो जीवन के लगभग हर क्षेत्र में हुआ और एक विशाल साम्राज्य की इन्होंने स्थापना की। इसके लिए इनके पास राजा, निरंकुशकारी और शिक्षाचारी तो था ही, साथ ही साथ एक विशाल मंत्री परिषद और अधिकारियों की एक टीम थी जो लगातार समाज के लिए, हित के लिए लगातार कार्य करती रहती थी, जिसके कारण पहली बार भारत में एक स्थायी शासन पद्धति को बढ़ावा मिला। जो दूसरा नियंत्रण था वो आर्थिक नियंत्रण था और देखा जाए तो ये दूसरा महत्व है। दूसरा महत्व आर्थिक महत्व था। जैसे हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र की यदि बात करें तो इससे ये पता चलता है कि इस समय लगभग 27 अध्यक्ष थे अलग अलग डिपार्टमेंट के। वो बेसिकली अर्थव्यवस्था से संबंधित गतिविधियों में ही लगे हुए थे। ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि जो राज्य है वो कृषकों की भलाई के लिए सिंचाई की व्यवस्था करता था और जल वितरण से संबंधित व्यवस्था भी करता था। वहीं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कृषि कार्यों में दासों को लगाए जाने की व्यवस्था देखने को मिलती है। ये एक प्रकार का नया डेवलपमेंट है कि दासों का उपयोग हम सामाजिक विकास, आर्थिक विकास के कार्यों में कर रहे हैं। इससे पहले हमने ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल में भी दास व्यवस्था के बारे में सुना था, लेकिन उनका उपयोग जो किसी भी रूप में
आर्थिक गतिविधि में नहीं किया जाता था। आपका जो आंसर होता है उस आंसर में हर यदि पॉइंट लिख रहे हैं, यदि आपको इस जैसे आपने आर्थिक नियंत्रण लिखा, उसमें यदि आपने लिखा कि दासों का उपयोग आर्थिक विकास में किया जाने लगा, तो आपको एक ना एक रेफरेंस देना पड़ेगा, उसमें उदाहरण का एग्जाम्पल देना पड़ेगा, तभी आपका आंसर अच्छा और मजबूत हो सकेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेफरेंस क्या है, इसमें रेफरेंस है कि कलिंग युद्ध के बाद लाखों जो युद्धबंदी बनाए गए थे उनका उपयोग आपने दासों के रूप में किया, तो ये इसका एक रेफरेंस हो गया। साथ ही साथ हमें मेगास्थनीज के विवरण से जानकारी मिलती है कि दासों का उल्लेख नहीं मिलता है, मतलब दास प्रथा नहीं थी, लेकिन ये बात अपने आप में गलत लगती है। लेकिन यदि प्रीलिम्स एग्जाम में मेगास्थनीज के बारे में यदि 3-4 स्टेटमेंट आते हैं तो आपको ध्यान रखना है पीटी के लिए कि मेगास्थनीज का विवरण में दासों का उल्लेख नहीं मिलता है। चूँकि मौर्य काल का जो नियंत्रण था वो साम्राज्य एक विशाल भूभाग पर नियंत्रण था और केंद्रीय भाग में तो अवश्य रूप से था ही। तो इसका मुख्य कारण क्या था, इसका मुख्य कारण था जो पाटलिपुत्र उनकी राजधानी थी उसकी अवस्थिति थी, क्योंकि पाटलिपुत्र जो था वो हमने कल देखा था उसकी लोकेशन की, वो जलमार्ग से घिरा हुआ है और उसके दक्षिण में पुनपुन नदी है। ठीक है, तो जलमार्ग से घिरे रहने के कारण वो राज कर्मचारी जो थे वो चारों दिशाओं में जा सकते थे। ठीक है, और इसी क्रम में उनका एक व्यापार और यातायात व्यवस्था का विकास हुआ, जिसके कारण उनका यातायात व्यवस्था के कारण आर्थिक नियंत्रण और मजबूत हुआ। आर्थिक नियंत्रण में यदि देखा जाए तो उनकी सड़क व्यवस्था का भी उतना ही महत्व है, क्योंकि सड़क व्यवस्था जो थी वो कपिलवस्तु से प्रारंभ होते हुए कलसी, चंपारण, हजारा से होते हुए जाती थी। साथ ही साथ वह पटना को जोड़ के सासाराम तक, मिर्ज़ापुर और मध्य भारत की राजधानियों तक जाती थी। आपसे यदि पूछे प्रीलिम्स में कि कलसी कहाँ पर है, तो कलसी जो है वो उत्तराखंड में है। ठीक है, तो यहाँ पे यातायात व्यवस्था के कारण भी उनकी आर्थिक महत्व देखा जा सकता है। आगे लिखा गया है कि अशोक के अभिलेखों के मिलने के स्थान जो है वो महत्वपूर्ण राजमार्गों पर है और देश का जो आवाध हिस्सा है वो मौर्य के नियंत्रण में था। वैसा ही मौर्य काल, गुप्त काल और आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के समय देखने को मिलेगा। अशोक के जो अभिलेख है, शिलालेख और स्तंभ लेख है, उनके द्वारा भी कई प्रचार प्रसार किए गए। ठीक है, तो आपको यदि रेफरेंस देना हो तो आप यहाँ रेफरेंस दे सकते हैं कि अशोक के सेकंड अभिलेख और शिलालेख में उसके सीमावर्ती राज्यों तक उसमें जानकारी मिलती है। अशोक के तीसरा शिलालेख जो है उसमें उसने राजुक नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। ठीक है, तो इस प्रकार आपको रेफरेंस देना पड़ेगा हर पॉइंट के लिए, ताकि आपका आंसर जो है वो अच्छा लग सके। आगे यहाँ पर अशोक की कर व्यवस्था और कर नियंत्रण व्यवस्था के बारे में बताया गया है कि प्राचीन भारत में जो कर प्रणाली की दृष्टि से मौर्य काल महत्वपूर्ण था। इसमें एक प्रकार की स्पष्ट प्रशासन व्यवस्था थी। जो कर व्यवस्था मतलब टैक्स को कलेक्ट करते थे और टैक्स को एक प्रकार से रिजर्व रखने वाला अधिकारी दोनों अलग अलग थे। जो टैक्स को निर्धारित करता था कि कर कितना होगा, क्या होगा, उस अधिकारी का नाम क्या है, उसका नाम है सम्हारता। और एक अधिकारी था सन्निधाता, जो क्या निर्धारित करता था कि राजकीय कोषागार और भंडारगार का संरक्षक कौन हो, संरक्षक किस प्रकार किया जाएगा, तो वो संरक्षक था। ठीक है, तो ये भी आपको रेफरेंस देना है। जैसे ही आप कर नियंत्रण व्यवस्था देंगे मौर्य काल की, तो आपको तुरंत रेफरेंस देना है 2 एग्जाम्पल कि एक था सम्हारता जो कर का निर्धारण करता था और एक है सन्निधाता जो राजकीय कोषागार और भंडारगृह का संरक्षक था। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे हमें मयूर, पर्वत और अर्धचंद्र की छपती हुई आहत मुद्रा, रजत मुद्रा की जानकारी भी मौर्य काल से मिलती है। ठीक है, अगला यदि देखा जाए उनका महत्व, तो अगला महत्व यदि तीसरा महत्व होगा वो होगा ललित कला और वास्तुकला का। ललित कला और वास्तुकला में क्या महत्व है, तो इनके द्वारा पहली बार पत्थर की इमारत बनाने का काम भारी पैमाने पर शुरू हुआ। ठीक है, और इसका रेफरेंस ये है कि मेगास्थनीज ने अपनी बुक इंडिका में पाटलिपुत्र में स्थित मौर्य राजप्रसाद का उतना ही भव्य था जितना ईरान की राजधानी का राजप्रसाद था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ललित कला में मेगास्थनीज की इंडिका से हमको रेफरेंस मिल रहा है पाटलिपुत्र के महत्व का। तो इन्होंने पत्थर की इमारत बनाने का काम भारी पैमाने पर शुरू कर दिया था। दूसरा महत्वपूर्ण काम यहाँ पे देखने को मिलता है कि स्तंभ अवशेष उतने ही चमकीले थे जितने एनपीडब्ल्यू क्या था, उत्तरीय पालिशदार काले मृदभांड। तो मृदभांडों का उतना ही महत्व जितना स्तंभ अवशेषों का यहाँ पर देखने को मिलता है। ये इसका दूसरा रेफरेंस हो गया। यहाँ पे लोरिया नंदनगढ़ का अशोक स्तंभ देखने को मिलता है। ठीक है, साथ ही साथ रामपुरवा का वृषभ शीर्ष भी इसकी वास्तुकला और कला के लिए आप उदाहरण के रूप में उपयोग कर सकते हैं।
अगला इनका देखा जाए यदि महत्व में, वास्तुकला में, तो दूसरा महत्व जो है वो मौर्य कला ने बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाई थी। और गुफाओं में आपको ध्यान होगा कि एक बराबर की गुफा का अत्यधिक महत्व है, और ये पहली गुफा दान के रूप में आजीवक संप्रदाय को दी गई थी। तो आपको जो उदाहरण आप पढ़ रहे हैं प्रीलिम्स के लिए, उन्हीं का उपयोग आपको मेंस की आंसर राइटिंग में रेफरेंस के तौर पर देना है। ठीक है। साथ ही साथ आप यहाँ पे अशोक के भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि अशोक के द्वारा और क्या क्या गुफाएं बनवाई गई थी। तो उसके द्वारा यहाँ पे सुदामा गुफा, ठीक है, विश्वामित्र गुफा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा और इन्हीं का उपयोग आप मेंस की आंसर राइटिंग में करेंगे। यदि बात की जाए उसकी चौथे महत्व की, तो चौथा महत्व है उसकी भौतिक संस्कृति का विस्तार और राज्य पद्धति का विस्तार किस प्रकार सीमावर्ती क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो यदि यहाँ पर देखा जाए तो आपको एक इंट्रोडक्शन के लिए अच्छी लाइनें लिखी गई है, तो आप इसका उपयोग आपके मौर्य काल से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा उसके इंट्रो में कर सकते हैं। इस लाइन को आप यदि याद कर सके या इसकी थीम को भी याद कर सके तो आपके लिए टाइम बचाना मेंस की आंसर राइटिंग के दौरान काफ़ी आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि एक और मौर्य ने पहली बार राज्य के सुसंगठित प्रशासन तंत्र का निर्माण किया जो साम्राज्य के केंद्रीय भाग में सक्रिय था। वहीं दूसरी ओर उनके साम्राज्य विस्तार ने व्यापार और धर्म प्रचार के द्वार खोल दिए। इसी प्रकार की लाइन आपके इंट्रो को बेहतर बनाती है, मजबूत बनाती है। अब यहाँ देखते हैं कि किस प्रकार उसकी भौतिक संस्कृति का विस्तार सीमांत क्षेत्रों में हुआ। तो इसमें सबसे पहले हुआ था कि गंगा के मैदानों में इनकी संस्कृतियों के तहत लोहे का प्रचुर प्रयोग किया गया। लोहे के प्रचुर प्रयोग और आहत मुद्राओं की बहुतायत भी यहाँ पे देखने को। तो मौर्यकालीन संस्कृति साम्राज्य सीमांत क्षेत्र में किस प्रकार फैली, इसमें कौन कौन से कारकों ने योगदान दिया। तो सबसे पहला यदि कारक देखा जाए तो वो है लोहे का प्रचुर प्रयोग। दूसरा है आहत मुद्रा की बहुतायत के कारण भी वो क्षेत्रों में फैली। तीसरी है उनकी लेखन कला के कारण, मृदभांड के कारण, और इसी प्रकार पक्की ईंटों के प्रयोग से और छल्लेदार कुओं के माध्यम से ये काफ़ी ज़्यादा इनका विस्तार हुआ। तो ये यदि आपको महत्व ओवरऑल पूछा जाए तो आप एक पेरा में भी भौतिक संस्कृति और विस्तार के तहत महत्व बता सकते हैं कि किन कारकों से इनकी संस्कृति का फैलाव हुआ। यदि स्पष्ट रूप से भौतिक संस्कृति के विस्तार और राज्य पद्धति पर क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करेंगे कि इन्हीं क्वेश्चनों को जो पॉइंट लिखे गए हैं जैसे लोहे का प्रचुर प्रयोग, आहत मुद्रा का प्रयोग, इन्हीं को एक एक पॉइंट में बदल देंगे। कैसे, जैसे हम अभी देखने की कोशिश करते हैं। जैसे सबसे पहला कि दक्षिण बिहार में लौह अयस्क आसानी से उपलब्ध था, अतः लोहे के उपकरण का प्रयोग खूब बढ़ा और इस काल में मुठ वाली कुल्हाड़ियों को और हाशिए वाले फलों का प्रचलन हुआ। ठीक है। अरावला पहिया का भी प्रयोग देखने को मिला। शास्त्रास्त्रों से राज्यों का एकाधिकार था और लोहे के अन्य औजारों का प्रयोग सीमित नहीं था। इस प्रकार इसका इस्तेमाल शिल्प निर्माण कार्यों में भी किया जाने लगा। अब इसका रेफरेंस क्या है कि लोहे का प्रयोग किस प्रकार सीमांत क्षेत्रों में फैला। तो मौर्य काल में बनी पक्की ईंटों की संरचनाएं जो थी वो बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में भी फैलने लगी। तो इसका एक रेफरेंस देना पड़ेगा हर चीज़ का आपको कि पक्की ईंटों का प्रयोग साम्राज्य के दूरवर्ती क्षेत्रों में भी होने लगा। ये जानकारी कहाँ से मिलती है, मेगास्थनीज की इंडिका से आपको जानकारी मिलती है। ठीक है। इसी प्रकार जो छल्लेदार कुएं थे वो भी मौर्य काल से गंगा घाटी में प्रकट होते हैं और इन कुओं का केंद्रीय भाग जो था वो बाहरी क्षेत्रों में लगातार फैलने को मिलता है। आगे बताया गया है यहाँ पे कि मध्य गंगा के मैदानों की भौतिक संस्कृति के तत्व कुछ परिवर्तनों के साथ उत्तर बंगाल, बिहार, कलिंग, कर्नाटक में पहुँचे। यूपीएससी में बहुत बार क्या होता है या स्टेट पीसीएस सर्विस में कि वो एनसीईआरटी की कुछ लाइनों को क्वेश्चन में बदल देते हैं। तो यदि इस लाइन को यदि क्वेश्चन बना दिया जाए कि मध्य गंगा के मैदान की भौतिक संस्कृति के तत्व कुछ परिवर्तनों के साथ उत्तरी बंगाल, कलिंग, आंध्र और कर्नाटक के क्षेत्रों में पहुँचे, इसको 150 शब्दों में समझाइए, तो आप किसे इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इस आंसर की शुरुआत आप यहाँ से कर सकते हैं जहाँ हमने अभी देखा था कि मौर्य साम्राज्य ने पहली बार सुसंगठित प्रशासन तंत्र का निर्माण किया, वहीं दूसरी ओर उनके साम्राज्य का विस्तार, धर्म प्रचार होने लगा। और उसके कारक क्या थे, लोहे का प्रयोग, आहत मुद्रा का प्रयोग, लेखन काल का प्रयोग, मृदबांड, ये एनपीडब्ल्यू, छल्लेदार कुएं वगैरह आप यहाँ पे रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ आप और रेफरेंस के रूप में अन्य राज्यों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बांग्लादेश में क्या प्राप्त हुआ है, बांग्लादेश के बोगरा से ब्राह्मी लिपि के उनके अभिलेख प्राप्त हुए हैं अशोक के। साथ ही साथ बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले से एनपीबीडब्ल्यू के साक्ष्य मिले हैं जो उत्तर काला मृदबांड था। यदि बात की जाए पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल के चंद्रकेतुगढ़, ठीक है, पश्चिम बंगाल का चंद्रकेतुगढ़ जो है वहाँ से भी हमें इनके साक्ष्य मिलते हैं। उड़ीसा के शिशुपालगढ़ से हमको आहत मुद्रा के साक्ष्य मिलते हैं।
यदि आप लगातार अपने आंसर्स में रेफरेंस और उदाहरण को देते हैं तो आपके आंसर की उससे पुष्टि होती है और उससे पता चलता है कि आपने उस टॉपिक को गहराई में समझा है और पढ़ा है। तो इसीलिए आप यहाँ पे बांग्लादेश का बोगरा दिनाजपुर ज़िला, ठीक है, पश्चिम बंगाल का चंद्रकेतुगढ़, उड़ीसा का शिशुपालगढ़, इनको आप मैप में लोकेट करके भी समझा सकते हैं और इनका नाम लिख के भी समझा सकते हैं, ताकि आपके आंसर की विश्वसनीयता बढ़ेगी। और ईसा पूर्व की 4वीं सदी से ही ये प्रारंभ देखने को मिलता है। कलिंग विजय के बाद इसका और गहना रूप से विस्तार देखने को मिला और जो उन्नत कारीगरी थी, साथ ही साथ इनमें जो पत्थर तोड़ने के तरीके थे, इनका उपयोग आंध्र प्रदेश के अमरावती, कर्नाटक में भी देखने को मिलता है। और इसी के साथ हमें मौर्य साम्राज्य की भौतिक संस्कृति और कला का विस्तार उसके सीमावर्ती राज्यों में देखने को मिलता है। सीमावर्ती राज्य में फैलाव का यहाँ पे चौथा पॉइंट बताया गया है कि मौर्य संपर्कों के जरिए ही जो इस्पात बनाने की कला थी वो लगभग संपूर्ण भारत में फैल गई थी। उसमें किस प्रकार से फैल गई थी, क्योंकि इस्पात का जो उपयोग था वो किस रूप में किया गया, उसका उपयोग कलिंग में जंगल की सफाई और खेती कार्य को सुधार करने में किया गया, कि इस्पात के माध्यम से जंगलों को साफ किया और उससे खेती विस्तार किया गया। तो इस्पात की जो ये कला थी पहली बार मौर्य काल में देखने को मिली थी और इसका उपयोग और सीमावर्ती राज्यों में भी जंगल को साफ करने, खेती के विस्तार करने में देखने को मिलता है। तो इसका रेफरेंस है सातवाहन काल में चीज़ें अत्यधिक देखने को मिलती हैं। पांचवा बिंदु है कि अशोक के अभिलेखों के अनुसार चेर, चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, ताम्रपर्णी या श्रीलंका के लोग मौर्य साम्राज्य का की सीमा में लगे और सीमा में बसते थे। ये एक प्रकार का रेफरेंस आपका एग्जाम्पल है कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं कि अशोक के सेकंड शिलालेख में उसके सीमावर्ती राज्यों का उल्लेख है और ये सीमावर्ती राज्य ने मौर्य साम्राज्य की कई कला विधियों को अपने साथ अपनाया था। ठीक है, वहीं पे नागपुर और उसके पश्चिमी विंध्य क्षेत्र में भी जनजाति इलाके भी भौतिक संस्कृति से पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी मौर्यकालीन संस्कृति को अपनाया। जनजातियों पर मौर्यकालीन संस्कृति का प्रभाव कैसे देखने को मिलता है कि अशोक के द्वारा जो धम्म महामात्र की नियुक्ति की गई थी, इनके द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में भी उनको समझाया गया कि आप धम्म का पालन कीजिए और उसकी कड़ाई से पालन करने के लिए बाध्य किया गया। जब इतना सब इन संस्कृति के माध्यम से और मौर्य साम्राज्य की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से चल रहा था, तो फिर ऐसे क्या कारण थे कि इसका पतन हो गया। तो इसके पतन के क्या कारण? इसके पतन की जो शुरुआत होती है वो अशोक के साम्राज्य के पतन के साथ ही शुरुआत हो जाती है। क्यों? क्योंकि सबसे पहला ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया देखने को मिलती है, क्योंकि अशोक की नीति यद्यपि जो धम्म की थी वो सहिष्णुतापूर्ण नीति थी, जो उसके शिलालेख के 7वें शिलालेख में भी देखने को मिलता है और 12वें शिलालेख में भी हमने देखा था कि उसकी नीति जो थी वो सहिष्णुतापूर्ण थी। लेकिन जो बात की जाती है अशोक की, तो उसने बौद्ध धर्म का प्रचार किया, उसे काफ़ी मात्रा में ध्यान दिया, तो उसने कई एक तरह से देखा जाए तो उस समय के तत्कालीन जो धर्म था ब्राह्मण धर्म, उसको इग्नोर करने का काम। और जो ब्राह्मण धर्म था वो यज्ञ वगैरह पे अपनी आय के माध्यम से जीता था, लेकिन अशोक के द्वारा यज्ञ और कर्मकांड वगैरह की भी निंदा की गई थी। तो यहाँ से हमको ये देखने को मिलता है कि जो उस समय के तात्कालिक सीमावर्ती राज्य में थे, एक था शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग, एक था कण्व वंश और सातवाहन वंश, ये सभी तीनों धर्म जो थे वो ब्राह्मण से संबंधित धर्म थे। और इनके द्वारा फिर प्रतिक्रिया तो आएगी, क्योंकि मौर्य साम्राज्य के खंडहर पर खड़े हुए राज्यों के शासक जो ब्राह्मण थे, उनके द्वारा इस पर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की गई। दूसरा महत्वपूर्ण कारण था वित्तीय संकट, क्योंकि जब इतनी बड़ी सेना, स्थायी सेना और इतना बड़ा सैनिकों अधिकारियों का प्रशासन था, वो अत्यधिक भारी खर्च के साथ जीता था। ठीक है, और इतने बड़े वित्तीय संकट का भी होना स्वाभाविक था, क्योंकि प्रशासन की भरपाई के लिए अत्यधिक खर्च करना पड़ता था। प्राचीन काल में सबसे विशाल सेना मौर्य साम्राज्य की थी और सबसे बड़ा प्रशासन तंत्र भी उन्हीं का था। अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं को इतना दान दिया कि राजकोष भी खाली हो गए थे। तो यहाँ पे आपने जैसे लिखा वित्तीय संकट, वैसे आपका रेफरेंस आना चाहिए कि अशोक के द्वारा दिया गया दान। वहीं पे हमें उसके दमनकारी शासन की भी जानकारी प्राप्त होती है कि जो महामात्र थे उनकी नियुक्ति इसीलिए की गई थी क्योंकि दमनकारी शासन व्यवस्था अशोक के समय और उससे पूर्व भी प्रचलित थी। दमनकारी शासन व्यवस्था में क्या होता था कि लोगों का शोषण किया जाता था, और जब लोगों का शोषण किया जाता है तो लोगों का उस व्यवस्था से क्या होता है, विश्वास भी उठता है। यही विश्वास जब उठा था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय लोगों का शोषण किया गया था। तो आप हर आंसर में आपका तुलनात्मक होना चाहिए, हर पॉइंट तुलनात्मक होना चाहिए। जैसे आपने बोला दमनकारी शासन व्यवस्था और बोला महापात्रों की नियुक्ति की गई, वैसे आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से इसकी तुलना कर दीजिए। वहीं यहाँ पे आप बता सकते हैं कि दूरवर्ती क्षेत्र में ज्ञान की पहुँच ने भी किस प्रकार मदद की। तो दूरवर्ती क्षेत्रों में यदि ज्ञान पहुँचा, जैसे जैसे मौर्य साम्राज्य से भौतिक संस्कृति का ज्ञान सीमावर्ती क्षेत्रों में फैलता गया, वैसे वैसे नई नई संस्कृति ने
जो मौर्य साम्राज्य की विशिष्टता थी और अद्वितीयता थी उसको चुनौती देना शुरू कर दिया। तो मगध की बौद्धिक संस्कृति की बदौलत जो नए नए राज्य विकसित हुए थे, आगे जाके वही मौर्य साम्राज्य की चुनौती के लिए कारण बन गए और वो भी उत्कृष्टता के केंद्र में उनको चुनौती और प्रतिस्पर्धा देने लगे। ठीक है, तो उसका महत्व इसलिए भी कम हो गया। पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत की अपेक्षा और चीन की महादीवार, क्योंकि जैसे अशोक था, अशोक ने क्या किया कि उसका पूरा जीवन जो है वो धर्म के प्रचार में और धर्म के प्रचार में लगा दिया। उसने साम्राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसी के समकालीन जो चीनी राज्य था वो क्या कर रहा था, उसने एक महादीवार बनवाई थी, क्योंकि सीथियन और पार्थियन का जो आक्रमण होने वाला था। तो भारत का जो उत्तर पश्चिमी भाग था, ठीक है, यदि इंडिया का मैप देखा जाए तो यदि मैप है तो इस मैप का जो उत्तर पश्चिमी भाग है ये वाला, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हिमालय में बहुत सारे दर्रे हैं और इन दर्रों के माध्यम से कई सारे आक्रमणकारी जैसे सीथियन, पार्थियन और शक वगैरह भारत में प्रवेश किया था। तो इन आक्रमणकारियों के प्रति जो मौर्य साम्राज्य था वो उतना तैयार नहीं था, जबकि जो उसकी के समकालीन जो चीन था उसने एक महादीवार बना दी थी, जिसको भेदना लगभग थोड़ा सा मुश्किल था और यदि भेदा भी जाता था तो उस पर आक्रमण किए जा सकते थे। और यहीं पे अंतिम रूप से ये देखा जाए कि मौर्य साम्राज्य को पुष्यमित्र शुंग ने नष्ट कर दिया और अंतिम राजा बृहदत्त को हराकर उसने शुंग वंश की स्थापना कर ली। तो यहाँ पे ओवरऑल आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में।